फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान लेक्चर नंबर 2। और आज के इस सेशन में हम एडिशनली देखेंगे इन चीजों को कि एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो किस तरह से होती है पाकिस्तान में। इसे इंशाल्लाह कंप्रीहेंसिवली आज के सेशन में कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसे उसकी कोशिश के मुताबिक भरपूर बदला अता किया जाएगा। ये मफहूम है कुरान करीम की इन आयात का जो आपके सामने यहाँ पे स्लाइड में शो हो रही है। तो प्लीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपको पिछला सेशन जो है वो समझ नहीं आया जिसमें हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, तो अगेन कुछ इन चीजों को अगेन जो है वो हम रिवाइज करेंगे, मर्ज करेंगे और अगेन कॉन्सेप्ट को जरा और जो है वो फंडामेंटल लेवल से फिर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिल्कुल जीरो लाइन पे। यहाँ पे वो कहते फाइनेंशियल, फाइनेंस, फाइनेंस का क्या मतलब होता है? पैसा, माल। ठीक है, और फाइनेंशियल क्या क्या मतलब हो गया? माली। ठीक है, सिंपल और डायरेक्ट इंग्लिश जो है वो उसकी डिक्शनरी में उर्दू में कन्वर्ट करें तो डायरेक्ट जो मीनिंग है फाइनेंस का वो है मतलब पैसा, माल। ठीक है, या फाइनेंशियल का मतलब है माली। ठीक है, और अगर फिजिकल को भी इंग्लिश में हम देखें तो फिजिकल का भी जो डायरेक्ट मीनिंग है उर्दू में वो है माली। ठीक है, माल। ठीक है, पैसा। तो इसी तरह फिजिकल का मतलब भी है माली और फाइनेंशियल का मतलब भी है माली। ठीक है, तो ये जहन में रख लेना है आपने कि दोनों का सेम मीनिंग है डिक्शनरी में। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू। फाइनेंशियल भी माली को कहते हैं और फिजिकल भी माली को कहते हैं। अब आ जाते हैं, एक दूसरा लफ्ज बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, बार बार इन दोनों लफ्जों के साथ यूज होता है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, तो उसे भी देख लेते हैं उसका क्या मीनिंग है। जैसे कि एक लफ्ज यूज होता है स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी का मतलब है हिकमत अमली, उर्दू में इसका मतलब है हिकमत अमली। ठीक है, तरीकाकार। और पॉलिसी का मतलब डायरेक्ट उर्दू में क्या है? पॉलिसी का भी मतलब डायरेक्ट उर्दू में बिल्कुल तमाम डिक्शनरीज के मुताबिक है हिकमत अमली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का मतलब भी हिकमत अमली है और पॉलिसी का मतलब भी उर्दू में हिकमत अमली ही है। और सेम हमने यहाँ पे देखा कि फाइनेंशियल का मतलब भी माली है और फिजिकल का मतलब भी माली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? माली हिकमत अमली। या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का क्या मतलब हुआ? माली हिकमत अमली। दोनों का सेम मीनिंग हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल हिकमत अमली, सॉरी फाइनेंशियल पॉलिसी या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का मतलब माली हिकमत अमली और फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब है माली हिकमत अमली। ठीक है, तो अब बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ये एडवांस है लेकिन इन टर्म्स को जीरो से दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे देखें जो एक घर होता है ना। अब हम बात करते हैं घर की, हम कोई बड़े लेवल पे नहीं बात कर रहे। अब घर को जरा सोचें, एक जो घर है, कोई भी है, आपका घर है, हमारा या किसी का भी, तो देखें उसमें दो हमेशा जो है ना चीजें होती हैं, दो लाइंस होती हैं। एक तरफ से एक लाइन जो होती है वहां से पैसा आ रहा है, यानी एक रास्ते से पैसा जो है वो आ रहा है और घर में दूसरे रास्ते से पैसा जा रहा है। ठीक है, हर घर में ऐसे ही होता है ना, तीसरी तो कोई चीज नहीं होती ना इसके अलावा। यानी होता यह है कि हमारी एक तरफ से आमदनी आ रही होती है, हम पैसे किसी ना किसी सोर्स से जरिए से अर्न कर रहे होते हैं घर में, और दूसरा जो है वो हम पैसे जो है वो खर्च कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो एक घर की सतह पे दो चीजें हो रही होती हैं सेम टाइम, इनकम भी हो रही होती है और एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर्स जिन्हें कहते हैं अखराजात भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो माली, अब ये इनकम जो है वो आएगी कहाँ से, मतलब कहाँ से आएगी ये आमदनी? ठीक है, उसका जरिया क्या होगा? ठीक है, कितनी आएगी? ठीक है, ये सारी की सारी हिकमत अमली में हम तय करते हैं। ठीक है, कि हमारी आमदनी घर को चलाने के लिए कहाँ से आएगी? हस्बैंड जॉब करेगा, वाइफ जॉब करेगी, हम बिजनेस करेंगे, हमारी जमीनें होंगी, कुछ भी हो सकता है, तो कहाँ से आएगी ये पैसे? ठीक है, ठीक है, और इनकम कहाँ से आएगी ये हम हिकमत अमली में तय करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब पैसे आ जाते हैं, अब वो खर्च कहाँ पे हम करेंगे, किन किन जगहों पे करेंगे, तो उन्हें उन्हें जो है वो एक्सपेंडिचर्स उन्हें कहलाते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो पैसे आएंगे कहाँ पे घर को चलाने के लिए और खर्च कहाँ पे होंगे, ये जो हिकमत अमली होती है इसे कहते हैं होम फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी।
ठीक है, मुश्किल इंग्लिश में इसे कह सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, आसान उर्दू में इसे कह सकते हैं घर की माली हिकमत अमली। माली हिकमत अमली मीन्स कि पैसा घर में आएगा कहाँ से और पैसा घर से जाएगा कहाँ पे, किन चीजों पे खर्च होगा, और ताकि हमारा जो घर है, हमारा प्यारा जो घर है वो चलता रहे, अच्छे से चलता रहे। अगर पैसा इनकम कम होगी तो अच्छे से घर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर एक्सपेंस ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, बिल्कुल अच्छे से नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम कम होंगे तो घर अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है माली हिकमत अमली में आती हैं घरेलू, कि पैसा घर को चलाने के लिए आएगा कहाँ से और पैसा जो है वो खर्च कहाँ पे होगा। और ये, ठीक है, और ये माली हिकमत अमली एक कौन बनाता है, घरेलू जो होती है हमारे माँ बाप बनाते हैं, ठीक है। जो घर में बड़े होते हैं, माँ बाप बुजुर्ग, वो हम माली हिकमत अमली बनाते हैं इन दोनों चीजों को लेके, ठीक है। तो इन्हें कह सकते हैं घर के फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मेकर। तो अच्छा, एक चीज जरा और सोचें कि जो इनकम है, इनकम का मतलब है आमदन, ठीक है। और दूसरा एक और लफ्ज भी है जिसका मतलब आमदनी ही होता है, रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब भी डायरेक्ट उर्दू में आमदनी ही है, ठीक है। इसका मतलब है आमदनी, रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब है महसूल, ठीक है, पैसा इकट्ठा होना, ठीक है, महसूल भी कहते हैं, जो हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन आमदनी भी इसका मतलब है, महसूल भी इसका मतलब है, ठीक है। तो इनकम जो है वो इसका अल्टरनेटिव एक मतलब हमें पता चल गया इंग्लिश में, रेवेन्यू, ठीक है, जिसका मतलब है आमदनी। अच्छा, अब आ जाते हैं घर से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, कि जो बिजनेस होता है हमारा, तो बिजनेस जो है उसमें भी दो ही चीजें होती हैं, दो ही रास्ते होते हैं। एक तरफ से जो बिजनेस है वो पैसा अर्न कर रहा होता है, यानी एक तरफ से जो बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, उसमें इनकम आ रही होती है, ठीक है। इनकम को हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं और प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है, मुनाफा जिसे कहते हैं। तो यानी ये तीनों लफ्ज जो है वो यूज कर सकते हैं, तीनों लफ्ज कहीं भी आ जाए आपने घबराना नहीं है। इनकम हो, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, इनका एक ही मतलब है जनरल मीनिंग्स में, ठीक है। तो एक जो फैक्ट्री है या एक बिजनेस जो है, उसमें एक तरफ से, एक रास्ते से जो है वो इनकम आ रही होती है और दूसरे रास्ते से जो है वो एक्सपेंस हो रहे होते हैं। इनकम हो सकता है कि वो जो है वो उन, अभी मैं आगे बताता हूँ। एक्सपेंस जो है जैसे कि उनकी सैलरीज देनी है, उन्होंने जो है वो जो उनका रॉ मटेरियल है उस पे एक्सपेंस है, बिजली के बिल देने हैं उन्होंने, गाड़ियों का जो है वो पैसा देना है उन्हें चलाने के लिए, पेट्रोल वगैरह के, ठीक है। इस तरह और जी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस उनके हो रहे होते हैं। तो यानी सिंपल समझने की बात यह है, बिजनेस में एक तरफ से आमदनी प्रॉफिट की मद में या रेवेन्यू की मद में या इनकम की मद में आ रही होती है, और दूसरी तरफ से जो है वो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जारी होती है, ठीक है। अब ये जो आमदनी आएगी, आएगी कहाँ से, बिजनेस जो है वो क्या करेगा, किन प्रोडक्ट्स को बनाएगा, किन को बेचेगा, उनको बेच के किस तरह जो है वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, किस तरह सेल्स करेगा वो, ठीक है, वहां से ताकि आमदनी हो, अपनी इनकम जनरेट कैसे करेगा बिजनेस, ये सारे का सारा तय करते हैं उस बिजनेस के मालकान, ठीक है, उसके ओनर्स तय करते हैं, ठीक है, जिन्हें डायरेक्टर्स कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, ओनर्स कह सकते हैं। वो ये सारी चीजें तय करते हैं कि इनकम आएगी कहाँ से। फिर वही जो मालकान है वो तय करते हैं कि जो ये इनकम है, जो पैसा हमारे पास आया, ये खर्च कहाँ पे होगा, एक्सपेंस कहाँ पे होगा, ये मतलब हम जो है वो सैलरीज की मद में कितना देंगे, हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की मद में कितना देंगे, गाड़ियों के लिए कितना देंगे, बाकी हर तरह के एक्सपेंसेस का ये तखमीना लगा के ये डिसाइड करते हैं बिजनेस के मालिकान, ठीक है। तो इस तरह ये हम इसे कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, हिकमत अमली, माली, ठीक है, स्ट्रेटेजी हिकमत अमली, यानी माली हिकमत अमली, जो जो कारोबार की माली हिकमत अमली है, कि कारोबार में पैसा आएगा कहाँ से, कारोबार में पैसा खर्च कहाँ 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 किस तरह होगा, ये जो माली हिकमत अमली किसी भी कारोबार की बनाई जाती है, वो उसके मालकान बनाते हैं, सीईओ बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी एक जो है वो बिजनेस के हवाले से, कि उसकी इनकम आना, ठीक है, और उसे उसका एक खर्च होना, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स की मद में, तो इसे हम कहते हैं उस कारोबार की माली हिकमत अमली, इंग्लिश में बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब पॉलिसी भी यूज करते हैं, लेकिन पॉलिसी चाहे वो लफज नहीं ये यूज करते, या इन्हें इतनी इतनी ओपन परमिशन नहीं है, तो ये पॉलिसी चाहे वो कौन लफज यूज करता है वो आगे हम जाके देखते हैं। तो इसी तरह अब आ जाते हैं कि मुल्क की बात कर लेते हैं। हमने पहले घर की बात की, फिर उसके बाद हमने बिजनेस बिजनेस की बात की, अब आते हैं मुल्क की बात पे।
ठीक है। अब एक मुल्क हमारा जैसे प्यारा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे अब इस मुल्क में जो हुकूमत इस मुल्क को चला रही है, तो हुकूमत की जो आमदनी है, जो उसकी इनकम है, जो उसका रेवेन्यू है, वो आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा। ठीक है। और वो रेवेन्यू जो है वो खर्च कहाँ पे होगा। ठीक है। यानी ये दो साइड से कि पैसा आएगा हुकूमत के पास कहाँ से, किन सोर्सेज से, किन जरिए से, और पैसा खर्च कहाँ पे होगा। ठीक है। तो ये चीज कहलाती है हुकूमत की जो है वो माली हिकमत अमली। जैसे हमने बिजनेस की बात की थी, तो ये बिजनेस के जो ओनर्स ये बैठ के सोचते हैं कि पैसा जो है वो हम जो है वो चीजें बेच के कमाएंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, वहां से प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेचेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे। तो क्योंकि ये कारोबार है, तो कारोबार के लोग जो वो कारोबार कर रहे हैं वहां से पैसा जनरेट करें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके। तो हुकूमत जो है वो हुकूमत ये सोचती है कि मैं कहाँ से पैसा जनरेट करूंगी, यानी कि मेरी आमदनी कहाँ से होगी। मैं तो ज्यादातर कारोबार नहीं करती, हुकूमत तो 200-250 कारोबार करती है। आपने एसओईस पढ़ी थी, ठीक है, 85 एसओईस हैं, तो अब 85 से तो नहीं हुकूमत चला सकती ना मुल्क को। तो हुकूमत जो है कहती है, अच्छा ठीक, मेरी 85 एसओई से भी मेरे पास पैसा आएगा, ये मेरा सोर्स हो गया। तो इस तरह से मैं कुछ जो है कर्जे भी ले लूंगी, और साथ जो है वो कहती है कि मैं अवाम से पैसे ले लूंगी, ठीक है, टैक्स की सूरत में। और इस तरह वो हुकूमत कहती है मेरे पास और बहुत से जरिए हैं जिनसे मैं पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ, रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती हूँ। वो तमाम सोर्सेज, वो तमाम जरिए, वो तमाम तरीके, वो तमाम जगह जहां से हुकूमत पैसा इकट्ठा करेगी, वो तरीके, वो उस जहां से पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, और जहां 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 पैसा खर्च करेगी, जिन जगह पे पैसे का एक राज वो करेगी, ठीक है, एक्सपेंस करेगी। तो ये सारी सारी चीजें तय की जाती हैं किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान में, किस पॉलिसी में, फाइनेंशियल पॉलिसी उसे कह सकते हैं, माली हिकमत अमली में। यानी किस हिकमत अमली में, फाइनेंशियल हिकमत अमली यानी माली हिकमत अमली में, जिसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं हम या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हुकूमत की सतह पर स्ट्रेटजी लफ्ज क्यों नहीं यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल लफ्ज क्यों नहीं यूज किया जाता। देखो हुकूमत जो है ना हमेशा अपने लिए ना यूनिक लफ्ज यूज किया करती है, ठीक है, डिफरेंट लफ्ज यूज किया करती है। जैसे हुकूमत जो है अपने लिए लॉ का, जैसे लॉ का वर्ड है, ठीक है, इस तरह एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, तो वो किसी और को परमिशन नहीं है कि वो यूज करे। ठीक है। तो इसी तरह जो फिजिकल है इसका मीनिंग वही है जो फाइनेंशियल का है, ठीक है, स्ट्रेटेजी का मीनिंग वही है, ठीक है, जो पॉलिसी का महंगा। लेकिन जो है हुकूमत अपने लिए स्ट्रेटेजी की जगह जो है वो लफ्ज पॉलिसी यूज करती है, और फाइनेंशियल की जगह जो है वो लफ्ज फिजिकल यूज करती है। और इसे उर्दू में डायरेक्ट मीनिंग में हम कहते हैं कि हुकूमत की माली हिकमत अमली, कि हुकूमत पैसा इकट्ठा कहाँ से करेगी, किस तरह से करेगी, और किन जगहों पे हुकूमत जो है वो पैसा खर्च करेगी, ये हुकूमत की कहलाती है माली हिकमत अमली, या इंग्लिश में फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे हमने देखा था घर की पॉलिसी जो है वो घर की जो स्ट्रेटेजी है वो घर के बड़े बनाते हैं, बिजनेस के उसके ओनर्स बनाते हैं। तो हुकूमत की जो माली हिकमत अमली है वो कौन बनाता है, ठीक है, हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनकी कैबिनेट होगी, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो ये जो लोग हैं ये फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं, यानी साल भर की माली हिकमत अमली डिजाइन करते हैं, तय करते हैं। ठीक है। इन्हें इख्तियार है इस चीज को, फिजिकल पॉलिसी को बनाने का। ठीक है। आप थोड़ा सा एक और चीज पे जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे अब यहाँ पे बढ़ते हैं। जैसे हमने घर में देखो, हमने यहाँ भी बात की है कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और काबीना बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने घर की बात की थी ना, तो घर में घर की जो हिकमत अमली थी, तो उसे तो हम बना लेते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, कि हमारा महीने की बना लेते हैं हम, कि यार महीने में इतना हमारे पास पैसा आएगा इनकम की मद में, और यहाँ यहाँ ये खर्चे हमारे फिक्स हैं, यहाँ पे करेंगे। तो ये हम ना स्ट्रेटेजी जो होती है, पूरी की पूरी हिकमत अमली जो होती है, माइंड में बना लेते हैं, दिमाग में जो घर के बड़े हैं वो बना लेते हैं। ठीक है। कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं करते इसके लिए खास। ठीक है। कोई बड़ा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह जो बिजनेस है ना, उसके जो ओनर्स होते हैं, तो ये तो एक इन्हें तो ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए होता है, हर चीज का हिसाब किताब रखना है। तो ये फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में, डिफरेंट मालियाती स्टेटमेंट्स की सूरत में जो है वो, ये फिर अपने एक्सपेंस जो है वो बनाते हैं कि हमने पूरे साल एक्सपेंस कहाँ पे करने हैं और पूरे साल इनकम कहाँ से आएगी, या मंथली बेसिस पे भी ये बना सकते हैं कि किस तरह आएगी। तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, जिसे स्टेटमेंट्स कहते हैं, तहरीरों की सूरत में ये बनाते हैं।
माली तहरीरों की सूरत में कि पैसा कहाँ पे खर्च होगा और कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में ये बनाता है बिजनेस। तो जब हुकूमत की बात आए तो हुकूमत क्या ऐसे बना देगी, हुकूमत क्या जहन में सोच लेगी। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का दिल किया कोई, या फिर वजीर खजाना का दिल किया कि ये होना चाहिए, तो वैसे क्या उनकी मन मन के ऊपर जो है वो चीजें बन जाएंगी। तो इस पे जरा हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो हुकूमत जो है वो, जब भी हुकूमत अपनी जो है वो ये तहरीर बनाती है, मतलब ये जो मैंने बताया आपको कि पैसा कहाँ से आना है और कहाँ पे हमने खर्च करना है, तो एक बड़ी तहरीर की सूरत में बनाती है। और वो तहरीर पूरी सालाना होती है, यानी एनुअल होती है, जिसे हम एनुअल बजट स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। तो इसमें हुकूमत जो है वो बताती है हमारा पैसा कहाँ से आएगा और हमारा पैसा खर्च कहाँ पे होगा। अब यहाँ से जरा आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बजट स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बजट स्पीच की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हुकूमत जो है वो बजट स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, और जो उसका वो होता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, तो फिर वो असेंबली में जो है वो पढ़ के सुनाता है, बजट स्पीच करता है पूरी की पूरी कि हमारे पूरे साल की ये बजट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि बजट स्टेटमेंट के अलावा एक बजट स्पीच भी बनती है, एक तकरीर भी बनती है। वो तकरीर जो है वो ये बोलता है, ये करता है तकरीर के हमारे साल भर का ये जो है वो मालियाती जो है वो हिकमत अमली है कि पैसा आएगा कहाँ से, पैसा खर्च कहाँ पे होगा। तो बजट स्टेटमेंट एक अलग चीज है, बजट स्पीच एक अलग चीज है। बजट स्पीच जो है वो सिर्फ जो है वो उस तहरीर का नाम होता है जो लिखी होती है उर्दू या इंग्लिश में, कि जो असेंबली में ये बोलता है। उस बजट स्पीच के बैक पे जो है वो जो फिगर्स वगैरह होती हैं सारी की सारी, वो आपको मिलती हैं बजट स्टेटमेंट के अंदर। तो हम अभी जो है वो बजट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सेम जो है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है वहां पे, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये पढ़कर सुनाता है बजट स्पीच की सूरत में बजट स्टेटमेंट को, कि पूरे साल में हम क्या करने जा रहे हैं, एक राजद की मद में और आमदनी की मद में कहां से इकट्ठी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज मिलती है। और जो बिजनेस है उसमें आपको पता है फिर जो सीईओ है, दूसरे लोग हैं, जो फाइनेंस मैनेजर है, वो ये बजट स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, लेकिन ये पढ़ के सुनाते होंगे नहीं सुनाते होंगे, इनकी मर्जी। तो क्योंकि ये पब्लिक का मामला है, पूरे मुल्क का मामला है, तो इसलिए वजीर वजीर खजाना जो है पढ़कर बताता है, पूरे मुल्क को बता रहा होता है। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होती कि हमारे इस साल के प्लान्स ये हैं। ठीक है, और घर में तो जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ एनुअल बजट स्टेटमेंट वो किस तरह की है। तो ये आपके सामने ओपन है जी, एनुअल बजट स्टेटमेंट 2022-23 की। देखें लिखा हुआ है, तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे भी, आप वहां भी देख लीजिएगा इसे। तो अब यहाँ पे देखें, इसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ से आएंगे, कौन कौन से हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं सारे के सारे, जो आपने पीछे पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें मिलती हैं। इसका सिर्फ पहला पेज देख लेते हैं, समरी ऑफ रिसिप्ट्स की बात कर रहा है। वो बता रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट पे जो है वो टैक्स रिसिप्ट्स इतनी है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स इतनी है हमारे पास। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स इतनी है, एक्सटर्नल रिसिप्ट्स इतनी है। देखें कितनी मुश्किल चीजें मुश्किल फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने बहुत ही इसे सिंपल किया है। तो आपने इसकी शक्ल को देख के नहीं घबराना, ये आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगी आज के सेशन के बाद, खुद आप इसे पढ़ सकेंगे। पहले हम जो है वो इसे अंडरस्टैंड करेंगे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ये क्या होती है। ठीक है, दिस इज दी नेम ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसे ही फिस्कल पॉलिसी कहेंगे, क्योंकि ये वो तहरीर है ना जहां पे हमारी माली हिकमत अमली लिखी हुई है सारी की सारी फिगर्स की सूरत में। तो आप परेशान ना हो, हम स्टेटमेंट पे वापस आएंगे, जरा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ी सी फंडामेंटल चीजें। ठीक है, ये चीजें तो हमने कल पढ़ ली हैं लेक्चर 1 में कि जी रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होते क्या हैं, ये इनके मीनिंग क्या है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं, ईटीसी। तो ये आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज के ऊपर मैं आ जाता हूँ। देखें, जो पब्लिक है उसका मीनिंग है अवाम, और फाइनेंस का मतलब है माल, पैसा। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या हुआ, अवामी पैसा या अवामी रुपया या अवामी माल। ठीक है, तो अब फिजिकल पॉलिसी जो है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि पब्लिक फाइनेंस का ये एक हिस्सा है, अवामी पैसे को ही ये डील करती है कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा खर्च कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यानी फिजिकल पॉलिसी को हम कहते हैं माली हिकमत अमली। ठीक है, किस चीज की माली हिकमत अमली,
कि पैसा आएगा कहाँ से, पैसा खर्च कहाँ पे होगा। और ये अवामी जो फाइनेंस है, पब्लिक जो फाइनेंस है, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। तो अब पब्लिक फाइनेंस हो गया, फिजिकल पॉलिसी होगी या माली हिकमत अमली होगी, तो ये बनती कैसे है इसका, पाकिस्तान में पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने का, पब्लिक फाइनेंस को लीगल फॉर्म में कंट्रोल करने का तरीका क्या है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस जो है वो उसकी निगरानी करने का, उसकी एलोकेशन करने का, मतलब पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने का पाकिस्तान में सिस्टम क्या है, ये चलता कैसे है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी तो हमने एक थोड़ा सा पढ़ लिया ना, ये ऐसे बनती है। तो पब्लिक फाइनेंस अवामी पैसे से रिलेटेड जो है वो क्या हमारे पास लीगल ढांचा मौजूद है। ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस के अंडर किस तरह बनती है, किस तरह फ्रेम होती है। ठीक है, किस तरह जो है वो ये पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है, कानूनी तौर पर इसका क्या ढांचा है। ठीक है, जिसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो जरा हम उसे देखेंगे अभी इस हिस्से में लेक्चर के। देखिए, जो हुकूमत है ना, एक जरा चीज नोट कर लें कि जो पाकिस्तान में जो हुकूमत है ना, जो हिकमत अमली बनाती है या कोई भी काम करती है ना, तो किसी कानूनी दस्तावेज की सूरत में करती है। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क में एक्ट्स बनते हैं, ऑर्डिनेंस बनते हैं, और इनके बाद फिर पॉलिसीज वगैरह जो बनती हैं इनके साथ या इनके अंडर, ऑर्डिनेंस और एक्ट्स के अंडर। ठीक है, ऐसे ख्वाहिशात के ऊपर इस मुल्क में काम नहीं होता। तो इसी स्लाइड को जो है वो हम देखते हैं दोबारा आगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमें सिंपल आज के इस हिस्से में सेशन के क्या पता चल सका कि फिजिकल पॉलिसी दो चीजों का नाम है। ठीक है, कि पैसा आएगा कहाँ से, इकट्ठा कहाँ से होगा, पैसा खर्च कहाँ पे होगा। ठीक है, बार बार मैं रिटर्न बैक करूंगा इस स्लाइड के ऊपर, क्योंकि हमारा सारा कनेक्ट होता है लेक्चर, पूरी फिजिकल पॉलिसी इस स्लाइड पे डिपेंड है। ठीक है, तो जरा एक चीज ना जहन में अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, जहन में जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट उसका रख लें, रट्टा ना लगाएं कि जो फिजिकल पॉलिसी है ना, इसके कंपोनेंट्स लिखा हुआ है कि ये इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी फिजिकल पॉलिसी के बड़े हिस्से ये होते हैं। हमने अभी तक रेवेन्यूज की बात कर ली कि हुकूमती पैसा कहाँ से आएगा, फिर एक्सपेंडिचर की बात कर ली, कहते ये फिजिकल पॉलिसी के बड़े हिस्से होते हैं। और जो हुकूमती जो कर्जा होता है, ये भी फिजिकल पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा होता है। यानी ये जो तीन चीजें हैं, ये किसी भी फिजिकल पॉलिसी का एक मेजर जो पोर्शन होता है या कंपोनेंट होता है, ये होता है। तो किस तरह ये किसी भी फिजिकल पॉलिसी का पाकिस्तान में जो बनती है हमेशा, उसका किस तरह से ये तीनों चीजें एक मेजर हिस्सा है। तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको ये खुद समझ आ जाएगी ये वाली स्लाइड। ठीक है, तो अच्छा, एक पिछले सेशन में हमने और चीज पढ़ी थी कि इंस्ट्रूमेंट्स, आलात और टूल्स क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी को। और मैंने वहां पे बताया था, जब कोई चीज खराब हो जाती है, उस खराबी को दूर करने के लिए कोई टूल्स होते हैं। ठीक है, हर चीज को सही करने के लिए टूल्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फिजिकल पॉलिसी जो है, इसके कुछ टूल्स हैं। हमने पढ़ा था कि पहला जो है बजट है, इसका टूल टैक्सेशन एंड अदर टू। ठीक है, अब इस सेशन के बाद इंशाल्लाह अब ये क्या होते हैं, अगर आपको पहले समझ नहीं आया तो ये वाली स्लाइड अगर पिछले लेक्चर में समझ नहीं आई, तो खुद ब खुद जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम वापस कनेक्ट, ये दोनों स्लाइड, ये वाली और ये वाली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो इसी सेशन को हम, सॉरी, इसी स्लाइड को हम आगे कनेक्ट करते हैं। फिजिकल के ऊपर बाद में आएंगे, पहले सिर्फ मैं पॉलिसी पे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी पे बात सिर्फ मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये दो स्लाइड इंशाल्लाह आपको खुद समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब बात यार मैं ये करना चाहता हूँ आपके साथ के फिजिकल पॉलिसी मतलब कि ये एक पॉलिसी की सूरत में क्यों बनती है। ठीक है, फिजिकल मालियाती पॉलिसी, हिकमत अमली। ठीक है, तो पॉलिसी की सूरत में पाकिस्तान में किस तरह से फ्रेम होती है, क्यों इसे पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, पॉलिसी इसे क्यों कहते हैं। हुकूमत जो है, जैसे इस मुल्क के जो बड़े हैं, जैसे वजीर आजम के पास मुल्क की भाग दौड़ है पूरे की। ठीक है, वजीर खजाना के पास पूरे खजाने की चाबियां हैं, तीसरे पर्सन जो है सदर पाकिस्तान है। तो इनका जैसे दिल चाहे, जैसे इनका मन चाहे, ठीक है, जैसे इनकी मंशा हो, तो ये जहां से मर्जी, जिस तरह से मर्जी पैसा इकट्ठा करें। ठीक है, और जिस तरह से मर्जी ये खजानों के मुंह खोलें और पैसा वहां पे खर्च कर दें, क्योंकि तीनों का हकीकत में जो कंट्रोल है इन तीन लोगों का ये है ना मुल्क के ऊपर। ठीक है, या फिर इसके बाद कैबिनेट आ जाती है, कभी ना आ जाती है, इनका कंट्रोल है मुल्क के ऊपर, वजीरों का।
तो इनकी मर्जी की जहां पे मर्जी जो है वो ये पैसे खर्च करें, जहां से इकट्ठा करें, अवाम को जैसे मर्जी जो है वो उन पे जुल्म करें, उन पे जो है वो जबरदस्ती करें या उनके लिए आसानी करें, ठीक है, जैसे भी वो करें, पैसा लें अवाम से और फिर जहां जहां मर्जी खर्च करें। तो तीनों इनके हाथ में है पूरा मुल्क का कंट्रोल, ठीक है। तो फिर तो ये अपने अपने जहन से जो है डिसाइड क्यों नहीं करते, ठीक है, या ये अपने जहन से क्यों नहीं कहते जी हाँ मेरा दिल इस साल मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये अपने जहन से क्यों नहीं सोचते, बल्कि ये यहाँ पे पूरे मुल्क में एक पॉलिसी क्यों फ्रेम की जाती है पाकिस्तान में? क्या वजह है कि यहाँ पे एक पूरी हिकमत अमली एक डॉक्यूमेंटेड की फॉर्म में बनाई जाती है, और उसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं थोड़े से ये देखते हैं। ये अपनी मनमानी तीनों लोग क्यों नहीं कर सकते? देखो जब पुराना जमाना था ना, क्योंकि ये जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये किसी का मतलब किसी की जाती मलकियत नहीं है, ठीक है, ये अवाम का मुल्क है, ठीक है, यहाँ के मुसलमानों का ये मुल्क है। तो ये किसी की जाती मलकियत नहीं है, एक बात, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हुक्मरानी जो है वो अवाम की है, ठीक है, अवामी नुमाइंदों के जरिए जो है वो अवामी हुकूमत जो है वो अवामी असम्बलियों में अवाम के ऊपर हुकूमत कर रही है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। जबकि पुराने जमाने में क्या होता है, इसलिए अवामी मंशा के खिलाफ कोई चीज नहीं की जा सकती, ठीक है। जो लोग हैं असम्बली में वो अवाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन पुराने जमानों में क्या होता था, जब मुगल बादशाहों का दौर होता था, तो वहां पे जो है ना बादशाह सलामत जो जो उनका दिल चाहता था, मन चाहता था, वो वैसे कर लेते थे। बादशाह सलामत जो है वो, जो मुगल इकोनॉमी थी, तो बादशाह सलामत जो है वो चाहे तो ताजमहल बनवाते थे, चाहे तो बादशाह सलामत जो है वो अवाम के लिए जो है वो नहरें बनवा दें, चाहे तो बादशाह सलामत सड़कें बनवा दें, चाहे तो वो महल्लात बनवा दें, चाहे तो बादशाह सलामत जो है वो अपनी अय्याशियों के ऊपर पैसा खर्च कर दें, ठीक है, चाहे तो बादशाह सलामत जो है वो जुल्म करें अवाम के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम वहां पे बादशाह का जो दिल करता था ना, जो उसका मन करता था, तो वो वैसे करता था, ठीक है, उससे कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि वो हुक्मरान था, वो मुल्क उसकी जाती मलकियत होता था, ठीक है। तो ये मुल्क तो पाकिस्तान तो एक कानूनी तरीके से फॉर्म में आया है और कानूनी ढांचे की सूरत में मौजूद है। तो ये किसी की जाती मलकियत नहीं है कि जिस जैसे वो दिल चाहे उसका वैसे वो करे, जैसे उसका मन चाहे वो फिस्कल पॉलिसी बनाए, ठीक है, जैसे उसका मन चाहे वो फाइनेंशियल जो है वो मैटर्स के साथ प्ले करे। तो ये कोई जो है वो बादशाह नहीं है, बल्कि यहाँ पे कानून ने हर जो रास्ता जो है वो पहले से तय किया हुआ है कि कौन सी चीज किस तरह से किस ढंग में आपने करनी है। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है इस मुल्क को चलाने के लिए फाइनेंस है, तो कानून ने एक पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है वो आइन है। ये मुल्क आइन के तहत चलता है, ना कि किसी के मन के तहत, दिल के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे आइन की हुकूमत है, ठीक है। तो आइन 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 के अंडर आपको पता है बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस और एक्ट बनते हैं, और उनके अंडर फिर जो है बहुत सारे रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइन क्या कहता है, सारी की सारी फिजिकल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इस बुल पे हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने ना कॉन्सेप्चुअल लेंस के साथ जो चीजों को व्यू करना है, सिर्फ व्यू करना है। अब यहाँ पे आपने रटे लगाने बैठने नहीं शुरू हो जाना, सिर्फ जहन में अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ढांचा है, अब हम फिजिकल पॉलिसी की बात सिर्फ नहीं कर रहे, यहाँ पे जो पूरे मुल्क का जो फाइनेंशियल ढांचा है वो किस तरह ऑपरेट करता है, ठीक है, जरा हम उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, तो आईने पाकिस्तान में इतने ज्यादा जो हिस्सा है सिर्फ इस बात के ऊपर है, एक मल्टीपल आर्टिकल्स जो है वो आइन में जो है वो दिए हुए हैं इन सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि अब हम उन्हें देखते हैं, सिर्फ उन्हें देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। जैसे कि आइन का एक हिस्सा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, आर्टिकल 73 से 77 तक जो है वो बताते हैं हमें फाइनेंशियल जो है वो स्पेक्ट्रम के बारे में किस तरह मैनेज होगा। फिर फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के ऊपर इतने सारे 10 आर्टिकल्स हैं आइन के, ठीक है। आगे स्पेशल प्रोविजंस हैं आइन की, तो उनके अंदर भी जो है वो 2 आर्टिकल्स हमें मिलते हैं। फिर लास्ट में तो इन्होंने हद ही कर दी आइन बनाने वालों ने, उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा है, उसके मुताबिक आइन बनाया है। उन्होंने पूरे का पूरा आइन का जो छठा हिस्सा है, जो पार्ट 6 है आइन का, उसके अंदर कई चैप्टर्स हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड पूरे के पूरे चैप्टर, और उन चैप्टर्स के अंदर कई आर्टिकल्स हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसका जो जो फाइनेंशियल मालियाती नज्म नस्क का इस मुल्क का किस तरह चलेगा, ठीक है, किन हाथों में होगा, क्या तरीके कार होंगे, सारे वो अभी हम देखते हैं, आपको फौरन समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम वापस आते हैं।
फिर हम इन चीजों को देखेंगे। फिजिकल पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है, कोई रट्टा नहीं लगाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो पहले आते हैं, जैसे हमने देखा आइन का आर्टिकल 73, सिर्फ यहाँ पे उनके टाइटल पढ़ लेते हैं। तो ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है मेरे सामने, और मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा पोर्टल में। देखिए पहले तो जो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आर्टिकल 7 है आई थिंक, तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के, जो रियासत की डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर ये डेफिनेशन में कहा गया है कि स्टेट कहेंगे उसे जिसे टैक्स लगाने का इख्तियार हो। यानी स्टेट की डेफिनेशन डिपेंड करती है टैक्सेशन पे, कि टैक्स लगाने का जिस बॉडी को इख्तियार होगा उसे स्टेट कहेंगे। तो जो स्टेट की डेफिनेशन में जो है वो इंक्लूड कर दिया उन्होंने। तो इतना इंपॉर्टेंट है टैक्स। ठीक है, टैक्स जैसे एक बिजनेस होता है, तो पैसा जो होता है फाइनेंस, कहते हैं ब्लड है बिजनेस का। ठीक है, जैसे जिस्म को चलने के लिए खून की जरूरत होती है, अगर ना हो तो डेड हो जाए इंसान, इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को चलने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसा जो है वो एक ब्लड की तरह काम करता है। जैसे ही पैसा खत्म तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्रैश कर जाती है, कोई भी कारोबारी तंजीम। ठीक है, कारोबार, कोई भी कारोबार, कंपनी वगैरह। तो सेम इसी तरह मुल्क के लिए भी जो है वो टैक्स बहुत अहम है, ब्लड है एक किस्म का। हुकूमत वहीं से तो, या रेवेन्यू कह लें, तो वो उसी से तो खर्चा करती है सारा। वो नहीं होगा तो हुकूमत कैसे चलेगी? श्रीलंका वाला हाल होगा। तो बिल्कुल आपने अंडरस्टैंड करना है, इंशाल्लाह बहुत बड़ा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी का आज, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए, हम चलते हैं आर्टिकल 73 पे, 71 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं आपके लिए, मजीद आगे देखना हो तो देख लीजिएगा इसे खुद। तो 73 आर्टिकल डील करता है प्रोसीजर मनी बिल का। ये मनी बिल जो बजट वगैरह हम पेश करते हैं, वो मनी बिल का तरीकाकार क्या है। फिर आगे कहता है फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है, पूरे का पूरा इसमें पूरा आर्टिकल है। ठीक है, आगे वो कहते हैं प्रेसिडेंट असेंट टू बिल्स। ठीक है, टैक्स टू बी लीविड बाय द लॉ ओनली। टैक्स सिर्फ कानून के जरिए ही लगाया जाएगा। ठीक है, मनमानियों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देखिए आइन ने हाथबंदी कर दी है हुकूमत की, कि हुकूमत कानून बना के टैक्स लगा सकती है। ऐसे नहीं कि हुकूमत का आज दिल चाहे, सुबह दिल चाहे, 15 दिन बाद चाहा तो उसने टैक्स लगा दिया, बल्कि कानून बनाना पड़ेगा उसे। ठीक है, और कानून हर रोज नहीं बनता, तो आइन ने रास्ता रोक दिया किसी को अपनी मनमानी करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं आर्टिकल, ठीक है, देखें अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड जो है पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो चैप्टर कह दें, कह लें चैप्टर जो है वो आइन ने बांध दिया है फाइनेंशियल तरीकाकारों के ऊपर। इतना बड़ा हिस्सा जो है आइन ने बांध दिया, जिसमें 10 आर्टिकल्स हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट किस तरह मैनेज होंगे। ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं आइन। ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होगी इसे हम देखेंगे अभी यहाँ पे ना। तो और आगे वो कहता है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड, एक्सपेंडिचर के हवाले से बात कर रहा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है, और आगे वो बात कर रहा है, फाइनेंस कमेटीज का जिक्र कर रहा है। तो आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। आर्टिकल 153 एंड 156 के ऊपर जो हमारा रेलिवेंट है फिजिकल पॉलिसी वाला, वो हम देखते हैं इनमें, वो पढ़ेंगे। 153 के ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो कायम की हुई है आइन के तहत। फंक्शंस एंड रूल्स एंड प्रोसीजर 153 एंड 156, सॉरी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये दो आर्टिकल जो है हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आइन की जो फाइनेंशियल जो है वो डील करें। और यहाँ पे जो है आइन ने पूरे का पूरा जो आइन का छठा हिस्सा है, आइन है पाकिस्तान का पार्ट जो 6 है, उसके अंदर ये जो चैप्टर है 3, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो छठा हिस्सा पूरा मखसूस कर दिया है। ठीक है, उसके छठा हिस्सा इन एरियाज को दे दिया है। अब छठा हिस्सा जो है आइन का, उसमें जो चैप्टर 1 है वो सिर्फ फाइनेंस को डील कर रहा है। ठीक है, अब सबके लिए बराबर है।
तो छठा हिस्सा जो है वो फाइनेंस के ऊपर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए चैप्टर 1 जो है फाइनेंस का 6 पार्ट का इनके, वो ये कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है। बिल्स के हवाले से बात कर रहा है, ठीक है। टैक्सेस के हवाले से बात कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह जो होती हैं, फिर ग्रांट्स वगैरह जो दी जाती हैं उनके ऊपर बात हो रही है, एग्जाम्शन वगैरह के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। पार्लियामेंट को टैक्स लगाने का इख्तियार है उसके ऊपर। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है खास तौर पे इसके इनके एडिशनल बोरोइंग के ऊपर जो है वो आइन का ये हिस्सा बात कर रहा है। मैं क्लास से निकाल दूंगा आपको, अजहर हुसैन। तो यहाँ पे थे हम जो है वो बोरिंग एंड ऑडिट के ऊपर पूरा चैप्टर है, जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं कि जो बोरो करेगी फेडरल गवर्नमेंट उसका पूरा सिस्टम यहाँ पे आइन ने तय किया हुआ है, ठीक है। जो प्रोविंशियल हुकूमत होगी वो किस तरह बोरिंग्स करेगी उसका है। फिर आगे ऑडिट्स और अकाउंट्स को लेके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है, उसके पावर्स क्या हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, किन का ऑडिट करेगा, वो सारे का सारा आइन ने जो है वो बहुत बड़ा एक कानूनी मैकेनिज्म बनाया हुआ है। फिर अगला जो हिस्सा है चैप्टर है जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो देखें 2 चैप्टर्स आइन ने जो बांधे हुए हैं, आइन ने जो छठा हिस्सा है वो मुझे पूरा हिस्सा ही मुख्तस कर दिया फाइनेंस के ऊपर। उसमें फाइनेंस के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर डील करता है कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी रेवेन्यू की प्रोविंशियल फेडरेशन में, ठीक है, चैप्टर 1। और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं और उसके आगे बोरोइंग्स हैं, ठीक है, ऑडिट कैसे होगा चैप्टर 2 बात करता है। फिर उसके आगे ऑडिट एंड अकाउंट्स किस तरह मैनेज और ऑपरेट होंगे मुल्क के, ठीक है। एक बिजनेस के हम इतने कम्प्रीहेंसिव करते हैं तो ये तो मुल्क की बात है, इसलिए आइन ने पूरा उसमें तय किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं फिजिकल पॉलिसी के पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा था फिजिकल पॉलिसी में जो है वो 73 जो आर्टिकल था हमारे पास, प्रोसीजर विद मनी बिल्स, यहाँ पे हमें मिलता है आगे एनुअल बजट स्टेटमेंट 80 नंबर आर्टिकल। यहाँ से हम 73 से देखना शुरू करते हैं जरा। वो कहता है मनी बिल के हवाले से जो हर साल जो मनी बिल पेश किया जाता है, तो कहता है कि मनी बिल जो पेश होगा उसमें एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। मनी बिल जो है वो उसका हिस्सा होगी एनुअल बजट स्टेटमेंट, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाई, ठीक है। तो आगे अब ये मनी बिल की बात कर रहा है तो आर्टिकल 76 ये बात कर रहा है, आर्टिकल 77 कह रहा है टैक्स जो है वो कानून के जरिए लगाया जाएगा, ठीक है। 78 ये कर रहा है किस तरह जो है वो फंड जो है वो कंसोलिडेट किए जाएंगे, पढ़ाया होगा सर यूनुस ने आपको। जो 80 आर्टिकल है वो ये बताता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है, जिसपे हमारी पूरी फिजिकल पॉलिसी घूम रही है वो किस तरह होगी। अब उसे पढ़ लेते हैं जरा। वो कहता है ये जरूर नोट कीजिएगा, पेपर में रेफरेंस जरूर दीजिएगा इनके आर्टिकल 80 का, कि इसके तहत ही बजट बनता है, इसी के तहत फिजिकल पॉलिसी सारी बनती है, और इसी यही फिजिकल पॉलिसी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो बजट स्पीच में आपको सुनने को मिलता है। फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर काज टू लेट बिफोर द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट of the estimated receipts and expenditure of the federal government for that year in this part refer to an annual budget statement। देखिए अब यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो कानूनी ढांचा है वो ये कह रहा है कि हर साल, हर महीने नहीं कह रहा, कह रहा हर साल, इसलिए सालाना बजट पेश होता है पाकिस्तान में कि कौमी असेंबली के अंदर एक स्टेटमेंट रखी जाएगी, ठीक है। उस स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, उस स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है एस्टिमेटेड जो हमें एस्टिमेटेड जो है वो महसूलात होंगे, जो रिसिप्ट होंगी वो कितनी होंगी, और एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट के जो वो कितने होंगे, किन किन एरियाज पे होंगे। तो ये पूरी की पूरी एक एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो रखी जाएगी नेशनल असेंबली के सामने सालाना हर साल, ठीक है, और पेश की जाएगी, जिसमें ये 2 मेन चीजें होंगी, यानी कि रेवेन्यूज का कौन कौन से होंगे, यानी पैसा आएगा कहाँ से और पैसा खर्च कहाँ पे होगा, एक्सपेंस कहाँ पे होगा। तो आइन का आर्टिकल 80 हमें बता देता है कि ये स्टेटमेंट आप पूरी की पूरी रखोगे, और यही फाइनेंशियल हिकमत अमली है, ठीक है, यही फाइनेंशियल मालियाती लेजिस्लेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल
लेजिस्लेशन है, आइन आइन ने जो तय कर दी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में जो है वो ये रखोगे चीजें, ठीक है। और इससे ही हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, उस हुकूमत की माली हिकमत अमली। तो आगे वो कहता है एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली, वो कहता है जो एनुअल बजट स्टेटमेंट होगी वो ये चीजें जो है वो सेपरेटली शो करेगी कि कौन सी चीजें, the sum of required to meet expenditure described by the constitution as expenditure charge upon the federal government, यानी कितने जितने तरह के एक्सपेंडिचर हैं वो बजट स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट में बताए जाएंगे कि यहाँ 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 ये एक्सपेंडिचर लगने हैं, ठीक है। को वो सारे के सारे जो प्रपोज किए हैं, और आगे वो कहते हैं सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फॉर द फेडरल गवर्नमेंट फंड एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यूज अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। सिंपल वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हुकूमत पैसा कहाँ से इकट्ठा करेगी, ठीक है, वो हुकूमत एनुअल बजट स्टेटमेंट की सूरत में बताएगी असेंबली में, और पैसा कहाँ पे खर्च करेगी वो भी वहां पे स्टेटमेंट की सूरत में बना के बताएगी। आगे मैं स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं ये अवाम के सामने आइन ही ये कहता है हुकूमत अवाम के सामने ये चीज रखेगी। अगर आइन ने यहाँ पे बाउंड ना किया होता तो कोई भी हुकूमत सामने आके जो है वो कभी स्टेटमेंट ना रखती, वो झूठ बोलती रहती, ठीक है, ख्वाब दिखाती रहती। तो देखिए आइन ने हमें हमारे जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है, और बता दिया कि इस तरीके से जो है वो फिजिकल पॉलिसी बनेगी इस मुल्क में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इनका आर्टिकल 80। आगे थोड़ा सा देख, आगे वो कुछ प्रोसीजर्स बताता है, प्रोसीजर क्या होंगे एनुअल बजट स्टेटमेंट से रिलेटेड के असेंबली में रखा जाएगा, ठीक है। इसके आगे आगे प्रोसीजर भी बता दिया कि ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से बनाता फिरे, बल्कि उसका प्रोसीजर होगा बनाने का, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स का को अथेंटिकेट किया जाएगा, ये नहीं कि एक्सपेंडिचर ऐसे जाली बना के पैसे जेबों में ले जाए, बल्कि उसको अथेंटिकेट किया जाएगा कि भाई हकीकत में इतना पैसा खर्च भी हुआ या नहीं। तो वो भी सारे का इनने तय कर दिया, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स जो है वो उसके हवाले से भी आइन बात करता है। अगर फॉर एग्जांपल असेंबली मौजूद नहीं है, इलेक्शन का टाइम है, तो फिर क्या बजट कैसे बनेगा, पैसे के बगैर तो मुल्क नहीं चलता, तो उसका भी आइन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंस कमेटीज आइन बताता है कि बनेंगी इस मुल्क में जो बनी हुई हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट्स की पावर्स के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से देखें कितना खूबसूरत अंदाज में कंप्रिहेंसिव प्रोसीजर जो आइन ने हमें दे दिया, ठीक है। हमारी इस हवाले से इतना ही था, मजीद आप देखना चाहे तो आप पर्सनल कैपेसिटी में इस चीज को देख लीजिएगा, यहाँ मैंने रेफरेंस दे दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। जो हमारे फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा जो आपने आर्टिकल 80 देखा, तो ये इस तरह इसी इन आर्टिकल्स को देखते हुए ये सारे के सारे जो मौजूद है पाकिस्तान में, तो एक पूरे का पूरा एक्ट आगे बनाया गया है, ठीक है, एक कानून बनाया गया है, यानी अवामी पैसा, अवामी पैसे की मैनेजमेंट कैसे होगी, उसे मैनेज कैसे किया जाएगा इस मुल्क में। तो अवामी पैसा को मैनेज करने का या पब्लिक फाइनेंस को जो है वो मैनेज करने का एक पूरे का पूरा कानून हमें मिलता है। तो वह कानून में क्या क्या चीजें हैं, तो जो हमारी फिजिकल पॉलिसी से इंपॉर्टेंट है उन्हें भी देख लेते हैं, और अवामी पैसा मुल्क में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती कैसे है, कानूनी ढांचे में, आइन में आपने देख लिया। अब एक्ट की सूरत में हम जरा देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, आप ध्यान कीजिएगा जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर मैं बात कर रहा हूँ यार, कंसेप्चुअल लेंस से अपने आपने देखना है, रट्टे नहीं लगाने बैठ जाना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे आपके सामने जनाब खुला हुआ है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019, ठीक है, हाल ही में बना है। तो इसके जरा देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या हैं। वो पहला जो इसका चैप्टर है वो तो डेफिनेशन वगैरह के ऊपर है। आगे वो ये बताते हैं जनाब कि बजट स्ट्रेटजी पेपर बनाए जाएंगे, फिर एनुअल बजट स्टेटमेंट बनाई जाएगी, 6 नंबर, ये से पढ़ लेते हैं, ये हमारा हिस्सा है। प्लान बेस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो बनाए जाएंगे, प्लान मतलब किया जाएगा। ग्रांट इन एड उसके बारे में बताता है। रिसिप्ट के बारे में देखिए बात कर रहा है पूरे की पूरी। टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ठीक है। तो देखिए सारी वो चीजें बात कर रहा है जो हम पीछे अभी आम लफ्जों में पढ़े हैं, अब यहाँ पे हम लीगल लफ्जों में देख रहे हैं कि लीगल स्ट्रक्चर पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि यही बहाम था फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, किसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो ये है जनाब फिजिकल पॉलिसी, कानूनी उसका ढांचा ये है। तो अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आज के सेशन के बाद आपको। फिर आगे देखें, हमने तरक्याती प्रोजेक्ट की बात की, अभी मैंने आपसे पूछा, वो कहता है क्लासिफिकेशन डेवलप कैसे होगी, तो एक तरक्याती काम है।
अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने शहर की सड़क बनानी है, अब मैं कहता हूँ ये तरक्याती काम है, भाई हो सकता है वो शहर के लिए तो फायदा, मेरी साथ के लिए तो फायदा दे, मुल्क के लिए फायदा ही ना दे। ठीक है, तो ये कौन तय करेगा कि तरक्याती काम किसे कहते हैं? ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? यहाँ पे इन्होंने बता दिया है ये तय करेगा, इन्होंने पूरा इस कानून में लीगल स्ट्रक्चर दे दिया। अब आइन में तो इतनी चीजें नहीं हो सकती थी ना। आगे वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसकी तैयारी कैसे होगी, क्वालिटी कैसे अश्योर होगी, टेक्निकल अप्रूवल कैसे होगी। ठीक है, ये जो पैसा हम इतना सारा खर्च कर रहे हैं, बजटरी प्रोविजन किस तरह होगी, मॉनिटरिंग कैसे होगी उसकी, ये देखें कंप्रिहेंसिवली। ये हमें कानून मिलता है कि अवामी पैसा कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे मुंह उठा के हर बंदा जो है उसे यूज करता है। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं कंट्रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, इनका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ठीक है, जो तिजोरी है हुकूमत की, यहाँ इतना पैसा है यार खरबूर दिया, वो किसके हाथ में होगा सारा, उसका भी मैकेनिज्म तय कर दिया है। जो खजाना है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ठीक है, वो उसे मैनेज कैसे किया जाएगा खजाने को। ठीक है, आगे उसके बाद वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, स्पेशल पर्पस फंड, वो कहते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, खास मकसद के लिए कुछ फंड्स भी बनाए जा सकते हैं। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग किस तरह होगी? यानी कि अब ये तो नहीं कि लूट के चला जाए और हमें पता ही ना चले, तो हर साल सालाना तौर पर रिपोर्टिंग वगैरह, जो ऑडिटर्स वगैरह रिपोर्ट करेंगे अवाम को और हुकूमत को कि जी खजाना सही चल रहा है, इस तरह से इस इतना पैसा आया, इतना गया। तो ये सारे का सारा जो है वो, जो नेशनल ऑडिटिंग कह लें, अब ऑडिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप या पढ़े हैं तो नेशनल ऑडिटिंग जो है वो उसका मैकेनिज्म इस कानून ने दे दिया कि हुकूमत का जितना पैसा है उसकी ऑडिटिंग का तय कर दिया। फिर पब्लिक एंटिटीज को लेके यहाँ पे इस एक्ट में तय कर दिया, जो भी आपने एसओईज पढ़ी हैं, ठीक है, वो किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उनके अकाउंट कैसे बनेंगे, उनका ऑडिट कैसे होगा, और वो डिजोल्व किस तरह होंगी, खत्म किस तरह होंगी। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू की ये बात करता है। देखिए कितना कम्प्रीहेंसिव है, फिस्कल पॉलिसी कोई छोटा एरिया नहीं है। ठीक है, इसलिए इतनी ये कॉम्प्रिहेंसिव सी चीज है पॉलिसी, किस तरह कलेक्शन होगी टैक्सेस की, ये आयद होंगी और बाकी चीजें सारी। ठीक है, वो कहते हैं कोई डिफिकल्टी होती है तो फिर आगे रूल्स बना बना लेते हैं, तो बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरे का पूरा अवामी पैसे को मैनेज करने का कानून बना हुआ है। अब थोड़ा सा हम अपने एरिया के ऊपर चले जाते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे 6 पेज नंबर। अभी आइन में हमने पढ़ा आर्टिकल 80, उसका एनुअल बजट स्टेटमेंट, अभी हम 6 पेज पे चलते हैं। वो कहते हैं द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, वो कहते हैं जो वफाकी हुकूमत है हर साल जो है वो कौमी असम्बली के सामने एक सालाना बजट स्टेटमेंट रखेगी, consistent with आर्टिकल 80 एंड 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के आर्टिकल 80 और 81 में जैसा कहा गया है, 80 क्या था एनुअल बजट स्टेटमेंट, और 81 क्या था उसका प्रोसीजर। कहते हैं ये प्रोसीजर उससे मुतजाद ना हो, बल्कि उसको मैच करना चाहिए, उसी के अंडर ये स्टेटमेंट रखी जाएगी। ईच डिमांड फॉर ग्रांट में भी इंडिकेट बजट एस्टिमेट ऑफ द इंश्योरिंग ईयर, initial budget estimates and revised estimate and outgoing year and provisional actual expenditure of the year prior to outgoing year etc। डिफिकल्ट टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, सिंपल वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हर साल एनुअल बजट स्टेटमेंट रखी जाएगी जैसे आइन ने कहा है। ठीक है, द एनुअल बजट स्टेटमेंट आल्सो कंटेन स्टेटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इसमें ये चीजें भी शामिल होंगी कि हुकूमत को खसारों का सामना है या नहीं है, हुकूमत की क्या माली जिम्मेदारियां हैं, जैसे लोन्स वगैरह लिए होते हैं। ठीक है, ये काफी सारी देखिए इसमें प्लान बेस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अभी ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि किस तरह उनका प्लान क्या होगा, एड्स वगैरह की बात कर रहा है, फिर वसूलियों की, रिसिप्ट की यानी रेवेन्यूज की बात कर रहा है हुकूमत के, तो ये टैक्स एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एनुअल बजट स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो इस तरह हमें ये चीज मिलती है फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और कानून की जानिब, यानी ये बैक एंड, यही वो कानून है जहाँ पे फिजिकल पॉलिसी फ्रेम हो रही है। परेशान ना हो, सिर्फ इस पिक्चर को याद रखें, सिर्फ जेहन में, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने याद नहीं करना, आपने मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ जेहन में रख लें इसे। ठीक है, कोई इसका रट्टा नहीं लगाना, कोई पेपर में नहीं इस हवाले से पूछा जाएगा, हवाला आपने सिर्फ देना है। तो हमने ये अब देख लिया किस तरह हो गया, आइन भी देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005। देखिए अब मालियाती हिकमत अमली बनाना, फिर पैसा पूरे मुल्क से इकट्ठा करना, फिर पूरे मुल्क के ऊपर खर्च करना ताकि मुल्क बेहतर चले, माली हिकमत अमली पूरी जो डिजाइन की जाती है। तो यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार, माली जिम्मेदारी है उन उन कंधों पे जो इसे ऑन करते हैं, जो वजीर वगैरह हो गए, हुकूमत होगी। तो इस
वो उनके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जुम्मेदारी के ऊपर एक पूरा कानून बनाया हुआ है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005, ठीक है, कि जो माली जिम्मेदारी है उसके हवाले से ये बात करता है एक्ट, और ये कहता है कि डेट लिमिटेशन एक्ट के किस तरह जो कर्जे हैं उन्हें महदूद किया जाए, कर्जे कम लिए जाएं, कर्जे ज्यादा ना लिए जाएं। ये कानून रोक देता है हुकूमत को किसी को भी कर्जे ज्यादा लेने से, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कानून बात करता है, जरा इसे देखते हैं हम। तो ये जनाब आपके सामने खुल चुका है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005, ठीक है। और यहाँ पे इसका पहला चैप्टर जो है वो पता है कि वो ये है। अच्छा, दूसरे चैप्टर उसके बाद सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियर डेफिनेशन मिलती है अब बजट स्टेटमेंट की, कि मींस द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट। बार बार देखें वही फिस्कल पॉलिसी वाली बात कर रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि पैसा कहाँ पे खर्च होगा, नेशनल असेंबली के सामने रखी जाएगी, तो ये एनुअल बजट स्टेटमेंट कहलाएगी। दूसरे लफ्जों में ये फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी, ठीक है। पॉलिसी का मतलब है हिकमत अमली। हिकमत अमली किसी पेपर की फॉर्म में होगी, उस पेपर का नाम होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को इंग्लिश में कहेंगे जो है वो एनुअल स्टेटमेंट, क्योंकि सालाना होगी। बजट मीन्स के उसका कोई हम खास बजट तय करेंगे, पैसों का अमाउंट तय करेंगे, ठीक है। आगे वो बताता है कि फिजिकल इंडिकेटर कौन से होंगे मुल्क में, जैसे जीडीपी हो गया, वो कहता है इसे फिजिकल इंडिकेटर माना जाएगा। ये इकोनॉमिक टर्म है ना, तो इसलिए आइन इस कानून में कहा है कि जीडीपी एक अच्छी चीज है फिजिकल जो है वो इसे इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, कितनी तरक्की हुई है मुल्क में। गारंटी और बाकी चीजें ये बात कर रहा है, इस पर हम नहीं चाहते। टोटल जो है वो एक्सपेंडिचर मीन सम ऑफ टोटल, कितने खर्च हुए, कितने पैसे जो हुकूमत खर्च करेगी उसे टोटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। रेवेन्यू मीन तमाम जो पैसा इकट्ठा हुआ। देखिए हम लीगल डेफिनेशन हमें मिल रही है रेवेन्यू की, मीन्स द सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड सरचार्ज ऑफ गवर्नमेंट। जितना भी हुकूमत को पैसा मिला टैक्स की मद में या टैक्स के अलावा किसी भी मद में, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, चाहे इसमें लोन क्यों नहीं आ जाता, ठीक है। तो आगे कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा है किस तरह से, वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ साउंड फिजिकल, किस तरह से एक साउंड फिजिकल जो है वो मेजर्स लिए जा सकते हैं मुल्क में, ठीक है, वो ये बताता है। तो आगे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया जहाँ पे हमारा ये हम करते खत्म करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे वो कहता है चैप्टर 3। अब यहाँ पे आप कह रहे थे ना फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, क्या होती है, फिर मैंने आपको पहले पढ़ाया यार इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ो, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। फिर मैं अब आज पहुंचा हूँ फिजिकल पॉलिसी पे। देखिए यहाँ पे चैप्टर 3 है इस कानून का, वो ये कहता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट्स, कहता है इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो है वो कुछ हो नहीं। जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसके आगे बात करें कि इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, कौमी असम्बली के सामने कुछ इकोनॉमिक मुआशी जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी, हिकमत अमलियों की तहरीरें रखी जाएंगी। वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का ही हिस्सा है फिजिकल पॉलिसी, मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो कहता है एक तो मीडियम टर्म बजटरी स्टेटमेंट, तो ये एक स्टेटमेंट रखी जाएगी, और एक फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट रखी जाएगी, ठीक है, और एक डेट पॉलिसी स्टेटमेंट रखी जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि जो डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सॉरी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005, उसका सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि हर साल नेशनल असेंबली में एक स्टेटमेंट रखी जाएगी। उस स्टेटमेंट का नाम होगा फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, और आम जुबान में उसे कहेंगे उस हुकूमत की माली हिकमत अमली क्या है उस साल के लिए, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट सामने रखी जाएगी, जो तहरीर रखी जाएगी हिकमत अमली के हवाले से, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके साथ इसे सपोर्ट करेगी जो फिगर्स होंगी एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कानून है ये बाउंड करता है हुकूमत को हर साल फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाने पे, और हर साल जो है ये हुकूमत स्टेटमेंट बनाती है। वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, अपलोड कर दूंगा। तो हम ये पढ़ लेते हैं जरा, ये पूरा सेक्शन 4।
The economic policy statement shall be laid before National Assembly by the end of period specified in section flan. The policy statement shall be such form as may be prescribed from time to time by federal government. तो ये फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट हुकूमत हर साल रखेगी। अब देख लेते हैं इसी तरह फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये अब देखें, अब यहाँ पे बिल्कुल अटेंशन हो जाए आप सब लोग। अब आप ये सारी चीजें आपका फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा हैं। अब यहाँ पे अटेंटिव हो जाएं कि अब ये सवाल था ना कि फिजिकल पॉलिसी का क्या हिस्सा है, क्या हिस्सा है। तो दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी विच इज मेंशन इन दिस सेक्शन 6 ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो इसे जरा पढ़ लेते हैं। वो कहता है सेक्शन 6 की फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली द फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट बाय द एंड ऑफ जनवरी ईच ईयर। हर साल फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में जो वो जनवरी के महीने में फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट रखेगी। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हर साल जनवरी में रखी जाती है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, आगे यहाँ पे वो कह रहे थे फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट शैल इंटर एलिया एनालाइज फॉलोइंग द की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर नेमली। वो कहते हैं इसमें ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर शामिल होंगे। ठीक है, कौन से? टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो अब ये है जी फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा। टोटल एक्सपेंडिचर, कितने इखराजात हुए, खर्चे कितने होंगे पूरे मुल्क में। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर्स के इसमें होंगे फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में। कितनी वसूलियां होंगी। ठीक है, देखिए वही बात कर रहा है जो मैंने आपको फिजिकल पॉलिसी में पढ़ाई है। अब ये कानूनी है। ठीक है, वो मैंने इकोनॉमिक्स के टर्म में पढ़ा दी है, लेकिन ये मैं कानूनी डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 6 ये कहता है कि हुकूमत हर साल जनवरी में फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट रखेगी नेशनल असेंबली के सामने। उसमें ये चीजें लाजमी होनी चाहिए कि पूरे मुल्क में जो है खर्चे वो कितने होंगे एस्टिमेटेड, और कितनी वसूलियां रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी होंगी। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल डेफिसिट मतलब मालियाती खसारा कितना होगा। ठीक है, टोटल फेडरल फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग फॉरेन ग्रांट्स, गैर मुल्की इमदाद इमदाद को छोड़कर हमारा मालियाती खसारा कितना बनता है। मजमुई मुल्की कर्जे कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, एक शख्स पर कैपिटा जो डेट है वो लोन जो है वो उसे तकसीम करें पर पर्सन, पूरे मुल्क पे जितना कर्जा है पूरे मुल्क की अवाम पे तकसीम करते तो वो पर कैपिटा निकल आएगा, तो कितना होगा। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं, ये जो सारी चीजें हैं फिस्कल पॉलिसी किसकी स्टेटमेंट हर साल जो है वो रखी जाएगी असेंबली में, और ये 7 चीजें ए से लेकर जो है वो एफ तक के उसका हिस्सा होंगी। तो यही पेपर में इनसे रिलेटेड जितना भी डाटा है पिछले 3 से 5 साल का, तो ये आपने अपनी नजर में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही फिस्कल पॉलिसी है कानूनी तौर पे। अब आगे समझ के फिस्कल पॉलिसी पाकिस्तान में क्या है। ठीक है, ये है जी फिस्कल पॉलिसी सारी, उसमें ये चीजें इंक्लूड है, ये वाली सारी। और अभी मैं आगे ये पढ़ा भी देता हूँ आपको। तो आगे वो कहता था फेडरल गवर्नमेंट शैल एक्सप्लेन हाउ फिस्कल इंडिकेटर अकॉर्ड विद द प्रिंसिपल ईटीसी। अच्छा, आगे वो कहता है कि द फिस्कल पॉलिसी शैल स्टेटमेंट आल्सो कंटेन। वो कहता है मैंने ऊपर जो चीजें बता दी है ना वो तो होंगी फिस्कल पॉलिसी में, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो, लेकिन वो कहता है ये चीजें भी शामिल लाजमी होंगी। ठीक है, ये लाजमी होनी चाहिए उस स्टेटमेंट में। कौन सी चीजें? The key fiscal measures and rationale for any major deviation in fiscal measures pertaining to taxation, subsidy, expenditure, administrative pricing and borrowing, and update on key information regarding macroeconomic indicators, strategic priorities of the federal government for the financial year in fiscal area। हुकूमत की जो है वो किस एरिया में तरजीहात हैं उस साल को लेकर, किन एरियाज में हुकूमत पैसा खर्च करना चाहती है। उसके बाद तजिया वगैरह भी वो कहते हैं इसमें होगा। उसके बाद जायजा भी जो है वो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर पेश किया जाएगा। आगे एक और है इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसे डेट पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं, ये भी रखी जाएगी क्योंकि ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया कि डेट्स कितने हैं। इस फिजिकल पॉलिसी में वो पूछ रहा है कि टोटल जो है वो डेट पर कैपिटा कितने हैं, टोटल पब्लिक डेट कितने हैं। इसलिए जो कर्जे आते हैं ना वो फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ पे जो है वो मैं पास करूंगा वीडियो 2-3 मिनट के लिए। आप मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं।
यहाँ पे हम आते हैं अपने अगले हिस्से के ऊपर। यहाँ पे जैसे अब आते हैं फाइनली, जैसे हमने देखा कि वहां पे बताया हो कि हर साल जनवरी में जो है वो आपको फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। तो देखें ये जनवरी में जो है वो डॉक्यूमेंट फ्रेम की गई है हुकूमत की जानिब से, और इसका नाम है फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम कानून से डायरेक्ट जो है वो उस स्टेटमेंट पे आ गए, उस डॉक्यूमेंट पे आ गए। ये इंटरनेट पे मिल जाएगी, मैं पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा। अब ये क्या कहती है जनाब, इसे जरा खोल के देख लेते हैं। ये 2022 की है, इसे देखिएगा जरूर। अब देखें इसके इंट्रोडक्शन में वही बता रहा है कि प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसके बाद बजट के जो साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, स्नैपशॉट क्या है परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस की। ठीक है, तजिया, देखिए सारे वही कंटेंट है जो लॉ में कहा था कि एनालिसिस देना चाहिए, तो एक तजिया भी इसने दिया है, रिव्यू भी दिया है, कंक्लूजन दिया है। फिर इस तरह से थोड़ा सा आप इस खोल के देख लेते हैं क्या कहती है फिजिकल पॉलिसी से, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जरूर देखिएगा, ऐसी डॉक्यूमेंट को जरूर देखा करें तो खुद ही समझ आ जाएगी आपको, कोई इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। आप देखें इसका दूसरा जो हिस्सा है वो ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, वही ये बात कर रहा है। कहता कि हम जो ये फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट की ये जो बुकलेट हमने बनाई है, तो इस स्टेटमेंट जो है इसे प्रेजेंट, वो कहते हैं कि इससे सेक्शन 6 जो है वो इस कानून का जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, वो कहता है, ये कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जनवरी में फिजिकल पॉलिसी रखेगी नेशनल असेंबली के सामने, और इसमें ये वाले की इंडिकेटर लाजमी शामिल होने चाहिए, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं। ये सारी जो बातें अभी मैंने बताई वो सारी वही पूरे सेक्शन का हवाला दे रहा है। सेक्शन 6, यहाँ भी सेक्शन 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, नजर नहीं आ रहा तो मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब ये है हमारा सिलेबस भी है पेपर का, और ये हवाला भी मिल गया। और आप पेपर में इस तरह रेफरेंस दिया करें कि आइन का आर्टिकल हमें बताता है बजट स्टेट एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, जो फिजिकल डेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 6 हमें बताता है कि फिजिकल पॉलिसी हुकूमत फ्रेम करेगी। ठीक है, और उसमें ये चीजें होंगी, तो इस तरह कानून का जरा हवाला दे देंगे तो बहुत अच्छा ये वर्थफुल चीज बन जाएगी। तो यहाँ से हमें हमारा सिलेबस भी मिल गया कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पार्ट है फिजिकल पॉलिसी का, नेट रेवेन्यू पार्ट है, फिजिकल डेफिसिट हमारा पार्ट है, ग्रांट्स पार्ट है, मजमुई कर्जा मुल्क पे जो चढ़ा हुआ है वो कितना है वो पार्ट है, पर कैपिटा पर इंसान पे कितना कर्जा है वो पार्ट है। ठीक है, आगे भी मैंने जो चीजें आपको पीछे पढ़ाई, तो ये सारी की सारी इस स्टेटमेंट में आपको इन डिटेल जो है वो ये देखें, इन्होंने फिगर्स की सूरत में वो दी हुई है, टोटल फिजिकल डेफिसिट भी दिया हुआ है। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपको बता दूं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल सरप्लस क्या होता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। तो ये जी है फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो यही चीजें थी, हमें मिल गया कि कौन कौन से पार्ट हैं फिजिकल पॉलिसी का, और हमारे सिलेबस का हिस्सा क्या चीजें हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के हुकूमत ने जो अर्न की हैं 10 रुपए, ठीक है, और खर्च करती है हुकूमत जो है वो 110 रुपए। तो 10 रुपए जो है वो हुकूमत की अर्निंग थी 100 रुपए, 10 रुपए सॉरी, हुकूमत की अर्निंग थी 100 रुपया और हुकूमत खर्च करती है 110 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपये उसने ज्यादा खर्च कर दिया तो 10 रुपये उसका खसारा हो गया। तो यानी ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, हुकूमत ने जो है वो अर्न किए 100 रुपए और हुकूमत ने खर्च किए 90 रुपए। ठीक है, तो अब 10 रुपए हुकूमत के पास बच गए, तो इसे कहेंगे फिजिकल सरप्लस। ठीक है, इजाफा। ठीक है, अब समझ आ गया फिजिकल डेफिसिट और सरप्लस के बारे में। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत की आमदनी थी 100 रुपया और उसने खर्च कर लिए 110 रुपए। जो 10 रुपए जो है उसने ज्यादा खर्च किए, तो ये अब 10 रुपए का खसारा उसे हो गया है। उसकी आमदन कम थी, खर्च उसने ज्यादा कर लिए, तो ये 10 रुपए ये हो गया उसका 10 रुपया फिजिकल डेफिसिट। हुकूमत की आमदन थी 100 रुपया और उसने खर्च किए कितने पैसे, 90 रुपए। ठीक है, यानी आमदन ज्यादा थी, खर्चे उसके कम थे, तो ये जो 10 रुपए बचे हुकूमत के पास सेविंग्स में, तो इसे कहेंगे फिजिकल सरप्लस। हम फिजिकल डेफिसिट 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 बहुत सुनते हैं, सरप्लस कभी नहीं सुना। इसलिए नहीं कभी हमें सुनने को मिलता, पाकिस्तान में कभी फिजिकल सरप्लस हुआ ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं हुआ फिजिकल सरप्लस। ठीक है, और डेफिसिट तो हर दफा होता है। ठीक है, हर दफा खसारा तो होता है, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, बाकी चीजें। तो इसलिए सरप्लस का लफ्ज हमें नहीं मिलता सुनने को। अब वापस हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आपको मिल गया कि ये हमने तीनों कानून पढ़ लिए दोनों। एक तीसरा लॉ है पब्लिक डेट एक्ट। देखें, जब हमारे पास, मैंने पढ़ा दिया कि रेवेन्यू हो जाता है टैक्सेस से, फिर उसके बाद खर्चे हम कर देते हैं। अच्छा, जब हमें सम टाइम लोन लेना पड़ता है तो हम बैरून मुमालिक से तो लोन लेते हैं, फिर हम जो है लोगों से भी लोन्स लेते हैं, जैसे बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, सिक्योरिटीज हो गया, सकूक इशू करके। ठीक है, ये जो मुल्क के अंदर जो बैंक्स होते हैं उनसे भी कर्जा लेते हैं, सिक्योरिटी जो है वो कोलेटरल इशू करके, ईटीसी। तो वो किस तरह हुकूमत बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, उसके तरीकेकार क्या होते हैं? जैसे आजकल हुकूमत ने नया पाकिस्तान, पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, उसका क्या नाम था, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, आई थिंक इस तरह से नाम था उसका। तो वो हुकूमत ने शुरू किया था। तो हुकूमत ने जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं हुकूमती गारंटी से, जो बैरून मुमालिक में फरोख्त किए हुए हैं। पर ईयर उन्हें हुकूमत जो है उस पर इंटरेस्ट पे करती है। तो वो बॉन्ड्स हो गए, बैंक भी सिक्योरिटीज हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो वो किस तरह सारे के सारे इशू होंगे, तो इस तरह ये कानून पूरे का पूरा बना हुआ है, जिसका नाम है पब्लिक डेट एक्ट 1944। इसी के तहत ये जो बॉन्ड्स वगैरह, सारी सिक्योरिटीज वगैरह, कर्जा लेने के हवाले से जितनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे कहते हैं, तो वो जो है इसी कानून के तहत जो है वो हुकूमत इशू करती है। आई थिंक इंडिया में भी ये चल रहा है कानून, और पाकिस्तान में तो ये लागू है ही। ठीक है, उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वहां पे भी ये फिजिकल मैयर जो लिए जाते हैं, आगे रूल्स होते हैं, काबीना ने, हुकूमत ने, वुजरा ने, प्राइम मिनिस्टर ने कैसे काम करना है, फिर पॉलिसीज वगैरह जो बनती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये सारी होगी जी हमारा कानूनी ढांचा, फिजिकल पॉलिसी का, पब्लिक फाइनेंस का, जो पाकिस्तान में उसकी जो इंतजामात मैनेज हो रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं। तो फिर हमने रिटर्न बैक किया उसी स्लाइड पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो, उसके दो हिस्से होते हैं, कि पैसा जो है हुकूमत लेके कहाँ से आएगी, ठीक है, और पैसा जो है वो खर्च है, सॉरी, पैसा जो है वो खर्च कहाँ पे होगा, जिसे पब्लिक स्पेंडिंग या पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और जिस तरह हमने घर की बात की थी, बिजनेस की बात की थी, अब हम मुल्क की बात कर रहे हैं कि हुकूमत की माली हिकमत अमली, उस चीज का नाम यह है कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा खर्च कहाँ पे होगा। इसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। और इसमें कौन सी चीजें होती हैं वो हमने पीछे अभी देखी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज। तो अभी इस हिस्से को जो है वो हम यहीं से रिकनेक्ट करेंगे कल दोबारा। तो प्लीज, जो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं तो उसे अंडरस्टैंड करना है, ताकि कल आपको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और जितनी चीजें मैंने ऊपर दी हैं, जितने ये कानून बताए हैं, तो इन्हें स्टडी एक दफा जरूर करना है। ठीक है, मेमोराइज ना करें, याद ना करें, रटा ना लगाएं, लेकिन एक दफा देखना जरूर है इन इन आर्टिकल्स को। ठीक है, तो ये सारे मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिएगा जरूर, फिर बहुत अच्छे से सिंपल नंबर्स में, मिनट्स में आपको चीजें समझ आ जाएंगी, और आगे बहुत आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आगे इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आगे मैंने आपके लिए बहुत आसान चीज़ों, इवन के 100 रुपीज में किस तरह बजट होता है, वो सारी बनाई है। तो बहुत आसानी से फिंगर टिप पे आपको समझ आ जाएगी। तो पीछे जो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो उसे आज तक जरूर जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा। जिन लोगों का क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जो छोड़ के जाना चाहें वो ड्रॉप कर सकते हैं आज का सेशन। तो कल यहीं से रिकनेक्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में इसे, इस हिस्से को। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट का जो आपने सेक्शन 6 बताया है, जिसमें हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, नेट रेवेन्यूज हैं, फिजिकल टोटल फिजिकल डेफिसिट है इस तरह से, और जो ग्रांट्स वगैरह हैं, ठीक है, और डेट पर कैपिटल जो पर कैपिटा इनकम जो है। अच्छा, ये क्वेश्चन के मुताबिक क्या ये इनफ होगा कंपैरिजन करने के लिए? मतलब इसका हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा हो, रिसेंट डेटा हो, जिसको हम कंपेयर कर सकें कि हमारे मतलब डेफिसिट्स कहाँ जा रहे हैं, रेवेन्यू क्या आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं। नहीं, तो देखो इसका ही कंपैरिजन इनफ देखो, होगा? ये जी तो जी। हम अभी उसकी जो है वो लीगल टर्मिनोलॉजीज पढ़े हैं ना। जैसे कि अब देखो, जैसे रेवेन्यूज क्या होते हैं, एक रेवेन्यू है वो है जो अकाउंटिंग की टर्म है, और एक रेवेन्यू जो है वो जो पाकिस्तान में कानूनी टर्म है, जो कानून में इसमें लिख दी गई कि दीज आर दी रेवेन्यूज। तो अब हमें यहाँ पे हालांकि अकाउंटिंग में रेवेन्यूज में लोन शामिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने रेवेन्यूज में लोन भी शामिल किया हुआ है। तो वो कहता है जी कि तो इस तरह से तो हाँ,
यहाँ पे जैसे अभी आपने दूसरा पूछा कि दूसरा क्या पूछा इसके अलावा आपने? सर मैंने ये पूछा था कि ये जितनी भी चीजें हमें बताई गई हैं इस एक्ट के अंदर, आर्टिकल 6 के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर, तो इसका कंपैरिजन होगा जीडीपी के मुताबिक? तो ये पूछ रहा था मैं आपसे। वो सारी चीजें यहीं पे दी गई हैं इसी एक्ट में। उसमें एक्ट में ये भी दिया गया कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर होता है, इंडेक्स होता है, इशारा इशारा करने को। जैसे आपके कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे 100 इंडेक्स होती है 30 इंडेक्स होती है। उसका क्या मतलब होता है कि इशारा कर रही होती है कि मजमूई तौर पे जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो कहाँ जा रही हैं, इंडेक्स मीन इशारा, और 100 कंपनीज हैं वो कहाँ पे जा रही हैं मजमूई तौर पे, उनकी कारकर्दगी क्या है, तो वो इंडेक्स जो वो इशारा कर रही होती है। इसी तरह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी इंडेक्सेस बनी हुई हैं दुनिया भर की। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इशारा करती है कि हवा किस शहर की बुरी है, किसकी अच्छी है। तो इस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दुनिया में बहुत सारे हैं, इकोनॉमिस्ट ने इस पे बहुत काम किया हुआ है। तो जो सबसे अच्छे हैं, जो इकोनॉमी को सही तरीके से इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी सही समत में जा रही है, गलत में जा रही है, तो फिर अब पाकिस्तान किन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अडॉप्ट करेगा? तो फिर यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि जीडीपी को अडॉप्ट करेगा, ताकि वो एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सही है सर, इट इस मीन्स तरह, हाँ, लेट इस सपोज तरह से हमारा। बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी हिदायत है कि आपने ना इसकी जो ये लेक्चर है, ये वाला लेक्चर सॉरी कह रहा हूँ, जो ये डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है, इसकी डेफिनेशंस, और जो दूसरा हमारा है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट, इन दोनों की डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा। उस डेफिनेशन में पर कैपिटा इनकम होगी, बाकी चीजें होगी, ये सारी क्रिस्टल क्लियर आपको वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्या है। जैसे अभी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर का बाकी चीजों का पूछ रहे हैं, तो वहां पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे डेफिनेशंस में। तो ये जरा लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि जितनी भी आगे फिस्कल पॉलिसी में हम चीजें पढ़ेंगे ना, तो वो सारी की सारी वो वही लफ्ज होंगे जो डेफिनेशंस में दी गई हैं इन दो कानूनों की, तो वो पढ़िएगा जरूर। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने जहाँ पर भी रिपोर्ट्स देखी हैं और जहाँ पर मतलब कि ये एनालिसिस और ये इंटरप्रिटेशन देखी हैं, तो वहाँ पर जो है ना कंपैरिजन में जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, डेफिसिट होते हैं, उनको वो जीडीपी के मुताबिक कंपेयर कर रहे, जीडीपी से मुताबिक कंपेयर कर रहे होते हैं। लेट सपोज कि हमारा जो डेट है वो 7-8% था, अब वो ये मेजर्स लेने के बाद जो है वो इतना हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि वो कर रहे होते हैं कंपैरिजन। जो ना क्योंकि जब किसी एक चीज को आप बेंचमार्क बना लेते हैं, बेंचमार्क कहते हैं कि स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो फिर आप उसी से कंपेयर करते हैं हर चीज। अब जीडीपी एक बेंचमार्क जब बन जाएगा, तो उससे बाकी चीजें कंपेयर होती हैं। इवन के इन्फ्लेशन जैसे हो गया कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ ये वैसे अगले लेक्चर में मैंने स्लाइड्स इंक्लूड की हुई हैं, उसका हिस्सा था ये चीज आप पूछ रहे हो। ये मैं अभी बता देता हूँ फौरी तौर पे कि इस साल फॉर एग्जांपल हुकूमत ने जो है वो उसकी जो जीडीपी ग्रो की है, वो फॉर एग्जांपल उस पूरी जो जीडीपी हुई है पूरे मुल्क की, वो 100 मिलियन हुई है। या जीडीपी जो ग्रोथ की है वो 6% फॉर एग्जांपल हुई है, तो लेकिन जो इन्फ्लेशन ग्रो कर गया है, जो इन्फ्लेशन राइज हुआ है वो 15% है। तो यानी कि जीडीपी मतलब जो मुल्क की मजमूई पैदावार है वो सिर्फ 6% तरक्की कर पाई है, जबकि जो इन्फ्लेशन है यानी जो करेंसी का गिरना है वो 15% गिर गई है, एक एग्जांपल के तौर पे इन कंपेयर टू जीडीपी। तो यानी कि कोई भी उसका बेहतर नहीं हुआ, बल्कि वो बुरा ही हुआ है मुल्क के लिए। 6% तो कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए था कि जीडीपी जो है वो 20% ग्रो करती और इन्फ्लेशन जो है वो 3-4% ग्रो करता। तो इस तरह से जो है वो ये सारी चीजें जीडीपी के साथ कंपेयर की जाती हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो या कोई भी दूसरी चीजें हो। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये अभी बेसिक्स हम देख रहे हैं, कल वाले सेशन के बाद ये चीजें आएंगी समझ आपको। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ पे और किसी का कोई सवाल है तो बताए। शरीयत खान, आप कहाँ से हैं? शरीयतुल्लाह, जी सर। कहाँ से हैं आप? मैं KPK से, करक से। पहले नहीं देखा कभी क्लास में आपको? नहीं सर, पहले वो नाम चेंज किया है, शेरू अच्छा, पहले शेर, था। ठीक। यस सर। और यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, अगर शर्म आ रही है आपको तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, इरफान। सर मैंने ये पूछना था, ये फिजिकल डेफिसिट और करंट डेफिसिट फाइनेंसिंग ये सेम ही है सर?
ये आगे जाके हम इसे देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे टर्म्स को, अभी कुछ यहाँ पे कवर और वक्त हो जाएगा। फिजिकल और एक डेफिसिट मैंने आपको टर्म बताया, वो सिर्फ आप देखें। और एक टर्म है सर वो सर करंट डेफिसिट फाइनेंसिंग ये और डेफिनेशन सर देखें, बाकी चीजें देखें आप, तो फिर अगले सेशन के बाद लास्ट में हम ये चीजों की तरफ आएंगे। अभी सिर्फ फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल सरप्लस तक आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे और नेक्स्ट किस पे कोई सवाल है तो बताएं। किसी को आज के सेशन में कोई डिफिकल्टी हुई हो, ना समझ आया हो? अब फिजिकल पॉलिसी कानूनी नुक्ता नजर में, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के नुक्ता नजर में, बिजनेस के नुक्ता नजर में, कौमी नुक्ता नजर में क्या समझ पाए हैं आप लोग? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये तो सेंड कर दीजिएगा जो भी जहाँ से आप पढ़ा देते हैं वो मैं अपलोड कर अभी। दूंगा सर। जी सर, थैंक यू सर। अगर आप जब 1 मिनट में कोई नहीं करेगा रिस्पॉन्ड, तो फिर मुझे सेशन ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रिस्पॉन्ड करना तो आप छोड़ के जा सकते हैं सेशन। ठीक है, सो एंड करते हैं आज का हम सेशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे के गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।